राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी को हमारा नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं, जो 16 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाले थे विभिन्न राज्यों में, वो कोविड-19 के कारण टाल दिए गए हैं और उनकी जो डेटें हैं वो बाद में आएंगे, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी। उसी के संदर्भ में आज हम आपके लिए जो सेट का पेपर होता है, साइंस का जो पेपर होता है, वहाँ से हम एक बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है विद्युत तथा चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर से ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि प्रश्न न पूछा गया हो, तो इस चैप्टर में बहुत ढेर सारे प्रश्न बन सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों में हम आपके सामने आज 40 प्रश्न लाए हैं। मैं जल्दी जल्दी इनको पढ़ूंगा और इनके उत्तर आपको बताने की कोशिश करूंगा और अपनी तैयारी के अनुसार आप भी अपने आंसरों का गेस लगा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं आज के इस जो हमारा वीडियो, इसमें आपने 40 में कितना स्कोर किया है, जिससे आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। इस जो भी वीडियो है, इसमें सारे प्रश्न हमने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है। तो आइए फटाफट शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने रहा ये, एक ही प्रकार के आवेश, जो एक ही प्रकार के आवेश होते हैं वो क्या करते हैं। तो मैं बता दूं, जो एक ही प्रकार और आवेश, पहली बात तो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक या ऋणात्मक, और अगर ये दोनों नहीं है तो वो उदासीन होता है। ये आपको याद रखना है। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं या ऋण हैं तो वो एक दूसरे को सदैव प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगर मैं दूसरा प्रश्न पढ़ता हूँ, विपरीत प्रकार के आवेश, तो आप चूंकि पहले उसका आंसर देख चुके हैं, तो अगर जो विपरीत प्रकार का आवेश होते हैं वे सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ से बी होगा। अब मैं बात करूं प्रश्न 3 की। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर बराबर धनावेश और ऋणावेश हो तो वस्तु कैसी होगी। तो वो विद्युत उदासीन वस्तु कहलाएगी, चूंकि दोनों के प्रति प्लस और माइनस जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये विद्युत उदासीन की स्थिति होती है। प्रश्न 4 में पूछा जा रहा है, ये भी पूछा गया है, आवेशन की विधि में एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर परिवर्तित कौन होते हैं। तो पॉजिटिव या नेगेटिव जो आवेश होना, ये सिर्फ और सिर्फ इसका उत्तरदायी है इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे धातुओं में, उन पर डिपेंड करता है। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 6 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए एक सफल प्रयास किया गया। यानी किसने सबसे पहले विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए एक सफल प्रयास किया, तो वो थे आस्ले सांद्रो बोल्टा, यानी ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न 7 है। 7वें में पूछा जा रहा है, दो विभिन्न धातुओं की पत्तियां वोल्टेज सेल, जो वोल्टेज सेल होता है उसमें प्रयोग की जाती हैं, दो धातु की पत्ती, तो वो किन किन धातुओं की वो होती हैं। आप बिल्कुल रट लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, कॉपर और जिंक। प्रश्न अगर मैं 8 की बात करता हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 8वां प्रश्न भी है, पानी के साथ यानी एसिड यानी अम्ल या नमक के विलयन जो कि एक सेल में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। वो कहा जाता है विद्युत अपघट्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किसी सेल के दोनों धातुओं की जो पत्तियां जानी जाती हैं, जो दोनों पत्तियां जब उसके अंदर रहती हैं सेल के, तो उन्हें क्या कहा जाता है। उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स, ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए, जो इलेक्ट्रोड थे उन्हीं की बात फिर चला आ रही है। सेल में ऋण आवेश किस धातु की प्लेट पर एकत्रित होता है, तो वो जिंक की प्लेट पर एकत्रित होता है। प्रश्न 11, सेल में ऋण आवेश प्रवाहित होता है, तो ऋण जो आवेश होता है वो जिंक की प्लेट से कॉपर की प्लेट की तरफ होता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगर मैं प्रश्न 12 पे बढ़ता हूँ, 12वां प्रश्न है, वोल्टेज सेल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया।
जो बोल्टी सेल है वो किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर आपने पढ़ा भी होगा बुक में, JF डेनियल द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। प्रश्न 12 अगर देखें, एक डेनियल सेल को बराबर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कैसे विभाजित किया जाता है, वो संधित्र की जो झिल्ली होती है उससे उसे बराबर किया जाता है। अब अगला प्रश्न भी डेनियल सेल से ही है। आपसे पूछा जा रहा है डेनियल सेल में किसका घोल होता है, यानी किस चीज़ का इसके अंदर घोल भरा जाता है। तो इसमें जो घोल होता है वो रहता है जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का। अगला प्रश्न है 15वां, फ्रेंच वैज्ञानिक जॉर्ज लैंगसले ने शुष्क सेल को किस सन में विकसित किया। तो जो शुष्क सेल जो हम बैटरी वगैरह में डालते हैं, ये कब बनाया गया? ये सबसे पहले 1866 में लैंगसले ने निर्माण किया था। प्रश्न 16 की अगर मैं बात करता हूं तो शुष्क सेल में धातु की टोपी कहलाती, जो टोपी होती है वो किसके नाम से जानी जाती है? तो यानी जो आपने देखा होगा, जो टोपी होती है उधर एक देखा होगा निशान बना होता है पॉजिटिव का, तो ये धनात्मक टर्मिनल का कार्य करती है। प्रश्न 17, शुष्क सेल में प्रायः विद्युत अपघट्ट, यानी उसके अंदर जो अपघट्ट भरा होता है वो किस चीज़ का? तो उसके अंदर देखा होगा काला काला सा पेस्ट भरा होता है और ये होता है अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अब मैं बढ़ता हूँ प्रश्न 17 की ओर, और 17 में आपसे पूछा जा रहा है शुष्क सेल में प्रायः, ये तो हो गया 18, बोल्टी सेल, डेनियल सेल तथा शुष्क सेल जाने जाते हैं, यानी ये किस प्रकार के सेल हैं? तो ये जो सेल होते हैं इनको हम लोग प्राथमिक सेल बोलते हैं। अब बात करते हैं 19वें सवाल की। सन 1854 में किसने द्वितीयक सेल विकसित किए, यानी द्वितीयक जो सेल थे वो सबसे पहले किसने बनाए? तो बनाए थे गास्टन प्लांटे, यानी ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बेहद आसान है लेकिन 2 बार पूछा जा चुका है। पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे कहते क्या हैं? तो उसे कहते हैं विद्युत चालक, याद रखना है। अगले प्रश्न 21वां है, पदार्थ जो स्वयं में धारा प्रवाहित नहीं होने देते उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहते हैं विद्युत रोधी, यानी विद्युत को रोकने वाले जितने भी धातु हैं वो सब विद्युत रोधी होते हैं, जिनमें यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता। 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत रोधी नहीं है? तो 22वें में जैसे माइका है, कांच है, लकड़ी है, ग्रेफाइट है, तो कौन सा चालक है? तो देखिए माइका इसमें भी नहीं, इसके तो रोकने के लिए बनाया जाता है। कांच इसमें भी नहीं, लकड़ी में भी नहीं, सूखी लकड़ी की बात हो रही है। जो ग्रेफाइट होता है वो जो है उसमें जो ग्रेफाइट होता है ये जो है विद्युत का चालक होता है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा। अगर हम बात करें 23वें प्रश्न की, ये भी कई बार सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत सुचालक नहीं है, यानी किसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो सकती है? इसके पहले चूंकि मैंने माइका बता चुका हूं तो माइका यहां से ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सेल का प्रतीक क्या है? मैं आपको बता दूं इसमें कई प्रतीक हैं, 3 से 4, और वही प्रतीक हर बार पूछे जाते हैं। तो इसमें हालांकि सेल का जो है प्रतीक आपसे पूछा जा रहा है 24वें में कि इसमें कौन सा जो है सेल का प्रतीक। तो सेल का प्रतीक जो ऑप्शन ए वाला है ये हमारा सेल का प्रतीक है। इसके अलावा अगर आप देखें जिसमें ये जो बना है, ये देखिए, ये आपका बैटरी जो होती है उसका प्रतीक है, तो इसको हम लोग बैटरी का प्रतीक कह लेंगे। तो याद रखेंगे बैटरी का सेल रहता है। ये हमारी खुली कुंजी जो होती है उसका प्रतीक है, और ये बंद कुंजी का प्रतीक है, ये हमें याद रखने हैं। चलिए, ये जो हमने आपको ऑप्शंस बताए हैं जो है प्रतीक, ये हमें बिल्कुल रट के रखने हैं, वरना इसमें से आप एक क्वेश्चन आएगा जिसे आप मिस कर सकते हैं, और आप ऐसा बिल्कुल ना होने दें। चलिए अगला प्रश्न है, पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है क्या कहलाते हैं? ऐसे जितने भी पदार्थ हैं जो अपनी तरफ लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करते हैं वो मैग्नेटाइट कहलाते हैं, जिन्हें आप लोग
चुंबक नहीं देखे होंगे उसी टाइप से। अब हम प्रश्न 26 की बात करता हूं। प्रश्न 26 पूछा जा रहा है, मैग्नेट का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया और उस पर पुस्तक लिखी? तो ये व्यक्ति थे आपके गिलवर्ट साहब, यानी विलियम गिलवर्ट, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 27वां, एक स्वतंत्र रूप से लटकी छड़ चुंबक स्वयं किन दिशाओं में? ये तो आपको सभी को पता होगा कि कोई भी छड़ जो चुंबक होती है वो सदैव आपकी उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ में रुकती है। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मैं 28 की बात करता हूँ, दो चुंबकों के उत्तरी ध्रुव, तो अगर एक ही उत्तरी हो तो सदैव आपको जो है प्रतिकर्षित करेंगे। दक्षिणी है तो वो भी प्रतिकर्षित करेंगे। उत्तरी और दक्षिणी होंगे तब वो आकर्षित करते हैं। अब मैं बात करता हूं 29 प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए, वरना इसके आंसर हम लोग नहीं निकाल पाते, क्योंकि इसमें सारे आंसर पता होंगे तभी हम सही का चुनाव कर पाएंगे। पूछ रहा है, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो पहला ही सही हो गया, बाकी सारे इसमें विकल्प गलत ही होंगे। चलिए मैं पढ़ूंगा नहीं तो टाइम बहुत हो जाएगा। प्रश्न 30वां, क्षण चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में घूमकर इंगित करती है क्योंकि? क्या इंगित करती है? ये इंगित करती है पृथ्वी स्वयं ही एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है, यानी पृथ्वी जो है वो स्वयं एक क्षण चुंबक की भांति कार्य करती है, ये उसको प्रदर्शित करती है। अब मैं 31वां प्रश्न है कि पृथ्वी की चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पास है, कौन सा? तो दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर उत्तरी, यानी भौगोलिक उत्तरी ध्रुव को कहते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मिश्र धातु पे जरूर पूछा जाता है। एक मिश्र धातु एल्निको यौगिक है, ये किस चीजों का मिश्रण होता है? तो ये आपका होता है एल्युमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट, यानी यहां से हम ऑप्शन ए सही कर देंगे। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, विद्युत तथा चुंबकत्व के बीच संबंध स्थापित करके किसने एक महत्वपूर्ण खोज की? यानी विद्युत और चुंबकत्व के बीच एक जो संबंध है आगे चल करके बहुत विस्तृत हो जाता है, ये किसने? तो ये H.C. ऑरेस्टेट जो है इन्होंने संबंध स्थापित किया था। अब मैं प्रश्न पढ़ता हूं 34, जब तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली किस प्रकार का व्यवहार करती है? मैं आपको बता देता हूं, जब किसी जो तार होता है कुंडली, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये जो है एक स्थायी जैसे चुंबक कार्य करता है, ये उस तरीके से कार्य करती है, तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 35 है, एक धारावाही कुंडली में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव चुंबक दोनों होते हैं, इस प्रकार की चुंबक कहलाती है। तो इस प्रकार की जो चुंबक होती है वो विद्युत चुंबक कहलाती है। प्रश्न 36, एक युक्ति जिसमें विद्युत घंटी में लगे हथौड़े को आगे तथा पीछे करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या है? तो आपका 36वें बी, जो इसमें अंतररोधक होते हैं वो इसका कार्य करते हैं, जो घंटी को बजाने का कार्य करते हैं। प्रश्न अगला है 37, अमेरिका में चुंबक के प्रयोग से बिजली उत्पन्न करने के विपरीत प्रभाव को किसने खोजा? तो अमेरिकी वैज्ञानिक वो कौन है? वो थे जोसेफ हेनरी, ऑप्शन बी। ये जरूर याद रखना है। एक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न परिवर्तन के साथ वोल्टेज प्रवाहित करने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रवर्धन, ऑप्शन सी। अगला हमारा 39वां प्रश्न है, शुष्क सेल में किस धातु का पात्र प्रयोग किया जाता है? जो शुष्क सेल होता है उसका जो पात्र, जो बर्तन है जिसमें वो शुष्क सेल बनाया जाता है वो होता है जिंक का। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुष्क सेल का घटक नहीं है, यानी शुष्क सेल को बनाने में उसका प्रयोग नहीं किया जाता?
तो जिंक ऑक्साइड किया जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड किया, लेकिन जिंक ऑक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 40 प्रश्न। शायद आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की दृष्टि से ये देखे होंगे कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न रखे गए हैं। जो आज तक पूछे गए वो सारी प्रश्नों का यहाँ पे संग्रह है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को आप अच्छी तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।